सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर 2, जो कि है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का पार्ट 2। तो पिछले पार्ट में, जो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि मृदु एक लड़की जो कि अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के साथ मद्रास, जो कि प्रेजेंट डे चेन्नई के नाम से भी बुलाया जाता है, वहां पर रहती है। एक दिन वो अपने ग्रैंडमदर के साथ उसके एक आंट के घर मिलने गई थी और उसके कजिन्स के साथ भी मिलने और देखने के लिए गई थी। फिर वहां पर जाने के बाद मृदु को उनके बारे में एक सीक्रेट पता चला, जो कि उनके कजिन्स ने उसके एक बैकयार्ड में बताया कि एक उसके घर में एक किटन है। अगर उनके ग्रैंडमदर को ऐसे पता चला तो वो छोड़ के चली जाएगी घर से। तो जब ये बातें कर ही रहे थे तो अचानक से एक अजीब सा साउंड उन्हें सुनाई दिया। वो साउंड क्या था कि उनके एक कजिन लाली एक वायलिन प्ले कर रही है, जो कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं प्ले नहीं कर रही है। उनके टीचर सिखा रहे हैं बट वो सीख ही नहीं पा रही है, वो अच्छे से प्ले ही नहीं कर पा रही है। जो आगे का हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रीथ क्रेप्ट अप टू द विंडो। तो मृदु वो विंडो के पास से अभी भी झांकती रही। Lally was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bolstering her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. तो लाली क्या थी? लाली थोड़ छोटे से एक डिस्टेंस मेंटेन कर कर बैठी थी और वो अपने वायलिन का बहुत ही ऑकवर्डली, बहुत ही अजीब तरीके से, मतलब ऐसे नहीं कि जैसे नॉर्मली वायलिन पकड़ के बजाया जाता है, बड़ी ऑकवर्डली सी पकड़ी थी और अपने बोस्टिंग और वायलिन दोनों को अच्छे से संभाल नहीं पा रही थी वो। और एक चीज भी उसके अंदर था जो कि हर एक स्टूडेंट के अंदर होना ही चाहिए। आप मतलब अच्छा पढ़ो कि ना पढ़ो, आपको टीचर का कंसंट्रेशन के साथ सुनना और देखना दोनों ही चाहिए। वैसे ही लाली को कुछ आता तो नहीं था, वो अच्छे से बता तो नहीं पाती थी, बट उसमें एक अच्छी चीज हम इधर नोटिस कर सकते हैं। वो क्या है कि वो कंसंट्रेशन के साथ उसके टीचर को ऑब्जर्व कर रही है, उसके मिस्टेक को ध्यान में दे रही है। बट क्या करे, बैड लक लाली। मैं ये चीज अच्छे से बता नहीं पाया, बना बड़ा प्रशंसा कर देता तेरा। फिर भी छोड़ो, जो भी हो, हम तो उसके वहां पर थे नहीं ना। तो जो भी हो, और कंसंट्रेशन उसमें अंदर दिखाई दे रहा था कि वो कंसंट्रेशन दे रही थी। बाकी के हाल छोड़ो। इन फ्रंट ऑफ हर, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. चलो एक वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड आ गया। नहीं, हमारा सिर चकराना नहीं है, आराम से एक एक वर्ड को सुलझाना है। इसका मीनिंग क्या है हमें देखना है, घबराना नहीं है। बोनी फिगर, व्हाट इज दिस? दिस इज चिंगड़ी फिश। बोनी फिगर, बोनी फिगर मतलब एक कोई आदमी, मान लो, समझ लो, हो गया जो मतलब बहुत ही पतला हो, बहुत ही पतला हो, मतलब उसके थोड़ा सा बोन निकल रहे हो ना। फिर मतलब उसके मतलब विंडो से लीन होकर, जो मैं इधर पिक्चर भी दिया हुआ है, बेटर डिस्क्रिप्शन के लिए आप इधर से देख सकते हो कि ये है लाली। तो लाली कैसे अपने वायलिन को पकड़ी है, बहुत ही अजीब तरीके से। और इधर हमारे टीचर, जो कि अब ये है विंडो, तो वहां से लीन होकर ये बैठे हैं। लीन का मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब किसी के सहारे कुछ करना या फिर बैठना। तो जैसे कि इधर वो उसका म्यूजिक मास्टर बैठा है। आगे देखते। तो अगर ये एक पिक्चर इसलिए दिया गया है कि ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं, अच्छे से देख के समझ सकते हैं कि ये क्या सिचुएशन दिया गया है, इनके बारे में क्या बताया गया है। अब जो बच्चा समझ भी नहीं पाएगा होगा ना, वो छोटी छोटी चीजें तो वो पिक्चर देख के समझ भी जाएगा। अच्छा दिया है एनसीईआरटी वालों ने, चालाक है। फिर म्यूजिक मास्टर बैठे थे पतले से। ही हैड, रुको, he had a most bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old fashioned tough। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ, बड़े बड़े हार्ड वर्ड हैं। एक है टफ, एक है फिर बर्ड। बर्ड का मैंने बहुत लोग जानते ही होंगे। तो वो एक्चुअली में जो म्यूजिक मास्टर था वो क्या था, उसमें बाल ही नहीं थे। अगर आप बोलोगे पूरा बाल्ड बोलना
तो गलत होगा, क्योंकि आप इधर देख ही सकते हो कि उसके थोड़े थोड़े बाल तो थे ही, और उसके कुछ हेयर उसके ईयर के पास फैल रहे थे, मतलब उसके ईयर के ऊपर गिर रहे थे, ऑयली हेयर, मतलब जिसमें तेल लगाया हो, मान लो नारियल का तेल हम भी लगाते हैं ना, नारियल का तेल लगाना अच्छा होता है, आप लगाना बाल अच्छे होते हैं, बट ये थोड़ा ज्यादा ही लगाया होगा। उसके बाल जो है ना उस कान के ऊपर गिर रहे थे। और उसके बारे में क्या बताया गया है, और उसके बारे में बताया गया है कि टफ, ये आपको एक मीनिंग होगा टफ, वो क्या है। तो आपने देखा होगा कई जो होते हैं, आपने मुंडन में देखा होगा या वो किसी ब्राह्मण को देखा होगा, उसके पीछे ना वो एक छोटा सा बाल बांध के रखते हैं ना, अरे ये क्या हो गया, जो भी हो, तो ये जो बाल है उन्हें बोलते हैं टफ। तो उसके ऊपर ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन मतलब क्या है, मतलब जैसे पुराने लोग में ना ऐसे ही उस जैसे फैशन में जो बांधते थे अपना चोटी, उसी फैशन से इन इन भाई साहब ने भी बांधा था। सिंपल सी बात, हार्ड नहीं है, पढ़ोगे सब इजी है। एक आगे बढ़ते हैं कि ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the bed. चलो इधर मस्त मस्त चीजें बताया गया है कि ये जो मैजिक मास्टर कितने अमीर है, इतने अमीर है, इतने अमीर है, किसी ने सोची भी ना होगी। कितने अमीर है, देखे देखे देखे, चलो देखते हैं। तो एक गोल्ड चेन ग्लीम्ड ऑन हिज नेक, चलो एक गोल्ड चेन इधर हमें दिखाई नहीं गिर रहा, फिर मान लो उसका एक लेदरी नेक, लेदरी नेक का मतलब समझ रहे हो, चिंता नहीं करने का बेड़ा हो हम है ना, लेदरी नेक का मतलब है पतला सा नेक। अरे देखो उस सिंपल बात है, वो स्किनी था, वो पतला था, और पहले उसका गला भी तो पतला ही होगा ना, सीधी बात, नो बकवास, बस। तो उसका जो नेक था वो ग्लीम्ड, मतलब कि उसका साइन कर रहा था उसका गोल्ड चेन। बड़ा अमीर है, पहन के आया होगा सिखाने, छोड़ो हमारा इतना कहाँ लक है ये पहन सकते हैं। फिर और एक डायमंड रिंग, डायमंड रिंग बड़ा अमीर है हमारा म्यूजिक मास्टर, इधर डायमंड रिंग। तो वो जो डायमंड रिंग है, मतलब जो वायलिन बजाते हैं ना, कि वायलिन का बजाने की सिस्टम कैसे है, ऐसे बजाते हैं, फिर ऐसे 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 जैसे ये बजा रहे हैं, आप सिंपल पिक्चर में देख सकते हो, मेरे को डिफाइन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे ये बजा रहे हैं, तो अगर आपकी क्लास में ऐसा कोई हो जो कि वायलिन बजा रहा हो, तो आप बेटर उससे पूछ के हैंड का मूवमेंट पता लगा सकते हैं। तो इधर बताया गया है कि उसका जो मतलब डायमंड रिंग है, जैसे वो हैंड मूवमेंट हो रहा है वैसे ही ये हैंड के साथ वो डायमंड रिंग भी मूव हो रहा है। आगे क्या है कि कहाँ गया हमारा पेंट, हाँ आगे है ए large foot stuck out from beneath his gold bordered vesty edge and he was beating time on the floor with a scrawny big toe. चलो इधर आप एक चीज को नोटिस करो, चलो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा चीज। अब ना हर एक चीज नोटिस करके करके पढ़ेंगे। तो ये बताया, ये आप सिचुएशन थोड़ा सोचो, मन में सोचो सोचो ये सिचुएशन हमने कहाँ पर देखा था, आप थोड़ा रिवाइंड करो, हाँ रिवाइंड रिवाइंड रिवाइंड, हाँ थोड़ा याद आ रहा होगा धीरे धीरे। ये हमने कहा पढ़ा था स्क्रॉनी बिग टू, पीछे 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 पीछे, चलो छोड़ो, अगर याद नहीं भी आ रहा होगा ना हम पीछे लेके चले जाएंगे, अरे आपको याद नहीं आया तो हम पीछे लेके चले जाएंगे। तो चलो पीछे लेके हमने कहाँ पढ़ा था, आ गया सबसे पहले पैराग्राफ में स्क्रॉनी लॉन्ग, ये सारा पढ़ा था ना हमने। हाँ अभी बहुत बच्चे को याद आया होगा नहीं, लॉन्ग स्क्रॉनी बास, मृदु ने ऑब्जर्व किया था ना लॉन्ग स्क्रॉनी वाला चप्पल, जो उसके प्रिंट्स आ गए थे ना चप्पल में। तो आप सोचे सोचो क्या ये चप्पल उस टीचर का हो सकता है, आगे हम पढ़ेंगे ना, चिंता नहीं करने का, हमने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो इसमें बताया गया है ये उसका थोड़ा सा बड़ा पैर है, रुको रुको कहाँ गया ये, हाँ ये उसका बड़ा सा पैर, उसके गोल्ड बॉर्डर्ड भेस्ती, ये है गोल्ड बॉर्डर, मतलब माना गोल्ड बॉर्डर, मतलब गोल्ड का लाइन वाला वो जो बॉर्डर नहीं आता, वो गोल्ड से बॉर्डर किया गया है, वो गोल्ड से पूरा, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा रियल गोल्ड में, बस गोल्ड दिखता होगा क्या पता, मेरे को तो क्या पता, उसने बनाया होगा उसको पता ही होगा।
वो तो ये भेजती है तो गोल्ड बॉर्डर भेजती, तो गोल्ड से जो बॉर्डर हुआ है वो वाला भेजती। उससे उसका बड़ा और पतला पैर बाहर निकल रहा है। चलो, आपको एक आदत है ना, अगर कोई म्यूजिक लग जाए साइड से और आप कभी गुनगुनाने लगते हो या फिर कभी हाथ से पैर से ऐसे बीट करने लगते हैं फ्लोर को, वही चीज ये कर रहा है म्यूजिक के साथ, तालमेल के साथ, और अपने पैर को भी फ्लोर में बीट कर रहा है, बजा रहा है। ये देख ही सकते हो आप, मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं। ये वाला नेक्स्ट क्या है कि ही प्लेड अ फ्यू नोट्स। तो वो कुछ नोट्स, आप अगर देखो, अगर नोट्स जो है ना, वो नोट्स नहीं है कि आप जो नोट्स स्कूल में लिखते हो, घर में लिखते हो, वो नोट्स नहीं है। म्यूजिक में कुछ अलग से नोट्स होते हैं जो कि बजाने के लिए होते हैं, वो नोट्स देख के या फिर नोट्स सुन के बजाते हैं। Lally stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and and unhappy in her hands. तो जब वो जो टीचर है वो कुछ नोट्स बजाने लगे, तो उनके साथ उनके पीछे पीछे लाली भी बजाने लगी। बट अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं, हमें तो पहले से पता है लाली कितनी अच्छी बजाती है। तो उसी का डिस्क्रिप्शन देते हुए राइटर ने बताया है कि वो उसके पीछे पीछे बजाने लगी, जो उनको हेल्पलेस, मतलब वो क्या कर सकते हैं, हेल्पलेस और अनहैप्पी। वो वायलिन भी अनहैप्पी और हेल्पलेस, मतलब वो क्या कर सकती है, वो एक तो बजा नहीं पाती और वो कुछ चारा भी नहीं है। और अब सीखना तो पड़ेगा ही, बेचारी अच्छे से बजा नहीं पाती बट फिर भी बजाना पड़ेगा। व्हाट ए डिफरेंस! The music master's note seemed to float and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. तो जो रवि ने बताया कि क्या डिफरेंस है, जो म्यूजिक मास्टर के नोट से जो जो बजाते हैं, वो लाइक जो ट्रैक, इनविजिबल ट्रैक। ट्रैक क्या होता है? अरे मान लो एक ट्रेन है, उसका ट्रैक जहाँ पे चलता है वही तो ट्रैक है। तो इनविजिबल ट्रैक, मान लो ये ट्रैक है, ये पूरा एयर एक ट्रैक, वो ट्रैक में ना मस्त ट्रेन चल रहा है। मेलोडी के ट्रैक्स, मेलोडी, मेलोडी मतलब सॉन्ग, जो वगैरह वगैरह गाया जाता है सॉन्ग वगैरह, वो होता है मेलोडी। मेलोडी के ट्रैक्स में पूरा परफेक्टली जाते हैं ट्रेन। It was like the wheels of the train fitting smoothly into the rails on whizzing along, as Ravi said. और ऐसे बोलते हैं कि जैसे ट्रेन फिट स्मूथली रेल्स में फिट होके पूरा मस्त स्मूथली चलते हैं। Mridu stared at that huge, bearing hand moving effortlessly up the violin stems, making lovely music. एक हार्ड वर्ड है, बेरिंग्ड। बेरिंग्ड का मतलब क्या है? फिर मृदु ने देखा, मतलब अभी बेरिंग का मतलब है ना, बेरिंग का मतलब है द म्यूजिक मास्टर इज वेयरिंग ए रिंग। हमने पहले भी देख चुका है, म्यूजिक मास्टर डायमंड रिंग पहने थे जो ग्लिटेड हो रहा था अप एंड डाउन। तो मृदु देखते हैं कि उसके जो हैंड बेरिंग हैंड, मतलब जो हैंड में उसने, जो म्यूजिक मास्टर ने रिंग पहना था, वो एफर्टलेसली, कितना एफर्ट देकर वायलिन के स्टेम के ऊपर लवली म्यूजिक बना रहे हैं। स्क्वैक! देयर वाज लाली डीरेलिंग अगेन। स्क्वैक! स्क्वैक का मतलब क्या पता है? एक सडन रिएक्शन है वो, ठीक है। स्क्वैक! देयर वाज a lally derailing again. डीरेलिंग मतलब रेल नहीं होना, रेल से बाहर जाना, मतलब जैसे कि रेलिंग। अभी हमने पढ़ा ना कि ट्रेन, जैसे कि मेलोडी के ट्रैक पे पूरा ट्रेन रेल होके वो ट्रेन जाता है, पर लाली का उसका फर्क नहीं पड़ता रे बाबा। लाली अपने मजे मेरे बाबा। लाली क्या करती है ना, लाली डीरेलिंग मतलब मतलब मान लो ट्रेन जा रहा है अपने ट्रैक पर, और अचानक से ट्रेन दूसरे ट्रैक पे चली गई, वैसे ही लाली का हो रहा है। फिर अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा ओ। फिर इन सब जब बातें कर ही रहे थे, तभी और एक बीच में ट्विस्ट आया। वो क्या ट्विस्ट था कि बीच में कोई एक बुला रहा था, अम्मा, ओ अम्मा, गेट से सुनाई दे रहा था। फिर आगे क्या हुआ? रवि, send that beggar away, cried his mother from the back veranda,
where she was chatting with Tappy. तो रवि के मम्मी ने क्या बोला कि रवि उस भिखारी को वहां से भगा दो। उसकी मदर ने बेरेंडा बेरेंडा मतलब पीछे जो पता है बेरेंडा और से बोली जहां पर वो टापी के साथ चैटिंग चैटिंग मतलब बातें कॉन्वर्सेशन कर रही थी। ठीक है। तो उसने बोला भगा दो उस गरीब को। बोला ऐसे रवि को ऑर्डर दिया। फिर आगे है he has been coming here every day for the past week and each time he found another house to beg from. Pati explained to Tapi. तो पति ने टापी को क्या बोला कि ये भिखारी ना पास्ट वीक मतलब पिछले वीक से ये आता ही जा रहा है। हर दिन आता जा रहा है। अभी उसका टाइम हो गया उसका समय हो गया कि वो किसी दूसरे घर में जाके भीख मांगे। हमारा तो उसे पल्ले ना पड़े और उसे खाना पीना नहीं दे सकते हम लोग। भगा दो उसे। यही बोला पति ने टापी को। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट और वो जैसे अगर एक गया तो दूसरे भी जाएंगे ना उनके साथ देखने की क्या हुआ कि नहीं। तो रवि के साथ हमारे मृदु और मीना भी चले ही गए उनके साथ पीछे पीछे। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। तो वो जो भिखारी था बेगर था वो गार्डन में ऑलरेडी मतलब वो क्वाइट एट होम मतलब धीरे से मतलब कुछ आवाज ही ना बनाकर बस बैठा हुआ था। मतलब कुछ आवाज ही नहीं आ रहा था वो ऐसे मतलब था। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. इसका मतलब समझ रहे हो मतलब वो मतलब जब वो भीख मांगने आया उसने क्या किया पता है। वो अपर अपर क्लॉथ जो क्लॉथ हम लोग पहनते नहीं है अपर क्लॉथ वो उसे निकाला। उनके घर में एक नीम ट्री था रवि वो जो इनका घर में एक नीम ट्री था। तो उसने क्या किया कि वो अपर क्लॉथ को बिछा दिया और उसके नीचे बैठ गया। ठीक है लीनिंग इधर ही बता गया मतलब उसके सहारे ऐसे बैठ गया जब तक कि वहां से कुछ मिले ना मतलब उनके घर से कुछ खाने पीने को या फिर मान लो कुछ पैसे ऐसे कुछ मिले ना तब तक वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए वो ऐसे रेडी हो गया मतलब बैठ गया। स्नूज का मतलब शॉर्ट स्लीप थोड़ा नैप उसे बोल सकते हैं नैप। या मैं लिख देता हूँ पर बेटर कि अगर कोई देख मेरा तो इसको हो जाएगा नैप। नैप शॉर्ट नैप ऐसे ही नैप लेने के लिए। फिर आगे क्या हुआ मैंने लीनिंग का यूज पहले भी किया है आपको अगर पता हो तो वो म्यूजिक मास्टर के लिए तो इधर लीनिंग का यूज भी हो रहा है। अच्छा है लीनिंग वर्ड अच्छा है। गो अवे सेड सेड रवि स्टर्नली। तो इधर रवि ने उसे बोला कि आप इधर से चले जाओ। My pati says each time you find another house to beg from. तो मेरे पति ने बोला पति कि ये अभी समय हो गया है कि आप दूसरे घर से भीख मांगो। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. वो जो बेगर है अपना मतलब वो तो क्या अभी शॉर्ट नैप ही लेने जा रहा था ना। ये ये रवीना ने डिस्टर्ब कर दिया। बेचारा वो क्या सोच रहा होगा। एक तो मेरे को कुछ मिला नहीं और ये मेरे को उठा दिए। बेचारा अगर मैं होता तो देखे ही जाता। छोड़ो हम तो थे ही नहीं वहां पर हम क्या ही कर सकते हैं। तो वो बेगर ने अपने आंखें वाइडर मतलब अच्छा मतलब आप जब मान लो सोते हो जब तो सोने ही जा रहे थे अचानक से आपको कोई उठा दे तो आप अचानक से जोरदार देखोगे ना बड़ा करके देखोगे कि अरे भाई क्या हुआ क्या कुछ हुआ क्या ऐसा देखोगे ना। तो वैसे ही वो उस बेगर ने किया मतलब वो एक नैप लेने ही जा रहा था अचानक से रवि आकर उसे उठा दिया। तो वेरी वाइड बड़ा बड़ा आंखों से देखने लगा और ईच ऑफ द चिल्ड्रन जैसे कि मीना रवि मृदु इन सबको देखने लगा बहुत ही एक एक अच्छे से देखने लगा। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls.
तो उसने जोर से चिल्ला के बोला कि एक घर की लड़कियों लेडीज लेडीज महिला मतलब वो चोक्ड फीलिंग, मतलब आप बोल सकते हो ना जैसे कि मतलब कुछ कहने का इच्छा ना हो बट फिर भी कहना पड़ता है, वैसे टाइप का फीलिंग से वो बताया। आर वेरी काइंड सोल्स, मतलब बहुत ही अच्छे हैं। फिर आगे है, आई हैव kept my body and soul together on their generosity for a whole week। और एक बड़ा था generosity। अब ये generosity क्या है? काइंडनेस, उसका मतलब काइंडनेस टू गिव समथिंग, मतलब आप किसी चीज को देते हो, खुले मन से देते हो, ठीक है, किसी वाला जरूरतमंद को देते हो तो उसे हम जेनरसिटी बोलते हैं। तो उसने बोला कि मैं मेरे शरीर और आत्मा दोनों को इनके इन घर के लेडियों के ऊपर एक वीक के उनके जेनरसिटी, उनके दयालुपन के लिए जिंदा रहा एक वीक तक। मतलब इधर बताया गया है कि मैं मेरे बॉडी और सोल दोनों को इनकी वजह से ही रह पाया, मतलब अपने जिंदा रह पाया। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। तो उसने बोला मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे को ये वापस लौटा दे रहे हैं, मेरे को भगा दे रहे हैं। ही रेज हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज उठाई। आवाज उठाने का मतलब क्या पता है? आप अगर सिविक्स पढ़े होंगे तो ये वर्ड कॉमन है। रेज इज वॉइस मतलब आपके अधिकार के लिए आप जो चीज बढ़ा मतलब बोलते हो, तो आप इसका मतलब हो गया ना कि रेज इज वॉइस, आवाज उठाना। अम्मा, अम्मा, ओ said his well might he, but it was certainly wasn't feeble। उसने अम्मा अम्मा ओ बुलाया, बट सैडली उसका कोई मीनिंग ही नहीं क्योंकि उसको कोई ध्यान ही नहीं दिया। फिर आगे आगे है, इट बिगन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज withered belly and came booming out of his mouth with his few remaining teeth stained brown and brittle chewing। फिर उसके बेली, विदर मतलब पतला सा वो बेली ना, तो उसका बेली से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीप उसका मतलब पेट से साउंड आने लगा। उसका मतलब है कि उसको बहुत ही भूख लग रहा था, तो वो उसके माउथ से बूमिंग आउट, वो मतलब ऐसा अवस्था था कि वो बहुत ही भूखा था, उसको अभी भी खाना चाहिए था। ठीक है, उसके रिमेनिंग कुछ ब्राउन टिक भी थे। रवि टेल देयर नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। तो रवि तो रुक्मणी जो थी उनकी मम्मी और मृदु की एंट, उससे बोली रवि टेल हिम देयर नथिंग लेफ्ट इन द किचन। फिर फिर रुक्मणी वहां से चिल्लाई रवि उसे बोल दे कि हमारे किचन में, हमारे रसोई घर में कुछ बचा ही नहीं देने के लिए। मतलब आप देखो, उन्हें पूरा मना ही कर दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप जाओ जहाँ जाना है जाओ, हमारे घर से कुछ लेना देना नहीं है, आप भगो इधर से सीधा सीधा। And he is not to come again, tell him that she sounded fed up। तो उन्हें ये भी बोला कि उसे रवि को बोला कि ये भी बोल देना कि वो हमारे घर में दूसरी बार दिखना ना चाहिए, कभी ना आना चाहिए, चेतावनी दे दी, कभी ना दिखना चाहिए और वो भीख मांगने नहीं आना चाहिए, ठीक है, ऐसा बोल दे उसे। फिर रवि didn't have to repeat it all to the beggar। क्यों पता है, रवि को ना ये सब रिपीट करना नहीं पड़ा क्योंकि रुक्मणी जो जोरदार आवाज से चिल्लाई ना, पूरा मोहल्ला उठ गया, उठकर बैठ गया, मतलब पूरा सुनाई दे रहा था सबको, तो उसे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। What his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree। तो नीम ट्री के अंडर सबको ये सुनाई दे रहा था, उसका आवाज चिल्ला रही थी। दो द बेगर सेट अप एंड साइड, तो वो बेगर उठ के मतलब जो लीन हो गया जैसे ना बैठ गया, वो जो सो रहा था ना वो बैठ गया और साय मतलब थक गया था कि और क्या कर सकते हैं, ये नहीं है।
मतलब ये जो चीजें जो रुक्मणी ने बोला ना वो बहुत ही फेड अप, और एक वर्ड है फेड अप। फेड अप का मतलब है टायर्ड या फिर अनहैप्पी। रुको रुको, ये क्या हो गया? फेड अप, ये क्या हो रहा है? फेड अप मतलब टायर्ड या फिर अनहैप्पी, आप सीधे सीधे देख लो। तो वो रुक्मणी जब बोले थे ना, ये एक छूट गया था। फेड अप, फेड अप मतलब टायर्ड और अनहैप्पी, मतलब ऐसे बोले थे कि और उससे रहा नहीं गया, मतलब बहुत ही टायर्ड हो गई थी। मतलब वो बेगर को ना, वो हमेशा एक वीक तक तो आता रहा, चीज मांगते रहा और उसे देते गए, तो वो टायर्ड हो गई कि दे दे कर, और उसे इच्छा नहीं था कि रखने के लिए और कुछ देने के लिए। I I will go, he said wearily. Only let me have a rest under this tree. तो उसने बोला, बेगर ने बोला, मैं चला जाऊंगा, बस मेरे को थोड़ा इस नीम ट्री के अंडर रेस्ट दे दो। उसने बोला कि मेरे को बस रेस्ट करने दो, और कुछ नहीं चाहिए, मैं चला जाऊंगा, बाकी जो हम मेरा करना है मैं खुद संभालूंगा। The sun is so hot, the tar has melted on the road. टार समझ रहे ना, जिसे आप बोलते पिच्चू पिच्चू, उसका मतलब है जो टायर होते हैं ना, जो आप रोड बनाने के लिए जब यूज करते हैं ना, वो बहुत ही गर्म है। आप ज्यादा तो देखते होंगे कोई जो जगह में ज्यादा ही धूप होती है और रोड वहां पर पूरा गर्म होता है, चलने का लायक भी नहीं होता। आप कभी एक जगह पे जाओ जहाँ की बहुत धूप हो रहा है, उसमें रोड में जाओ, मतलब बेयर फुटेड, आपके पास कोई चप्पल ना हो, ऐसा सिचुएशन उस बेगर का था। तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली हट लगेगा, कष्ट लगेगा ना, कि गर्मी में वो चल रहा है। तो उसने बोला कि वो सन बहुत ही हॉट है और वो जो टायर है इतना गर्म है कि वो मेरा पैर को मेल्ट, मतलब पूरा पिघला ही देगा। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड मतलब मेरा फीट जो है, मेरा पैर जो है ऑलरेडी मतलब इतना गर्म हो गया कि उसमें वो जो ब्लिस्टर, मतलब उस मेरे पैर में वैसे भी घाव आ गए हैं इस सन के लिए, तो मेरे को थोड़ा रेस्ट लेना था, बाकी मतलब मेरा खुद का लाइफ है तो मैं संभालूंगा किसी दूसरे के घर भीख मांग कर। तो ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सारे पार्ट का डिस्कशन हम कर लेंगे। दूसरे सारे जितने बच्चे हैं हम डिस्कशन करके क्वेश्चन आंसर पे कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।